पार्ट 1। सुबह का समय था। मैं बिस्तर पर लेटा हुआ था और धीरे धीरे मेरी आंखें खुली। जैसे ही मैं उठकर वॉशरूम जाने लगा, तभी मुझे अपनी गर्लफ्रेंड दिव्या की आवाज सुनाई दी। वो फोन पर मुस्कुराते हुए किसी से बात कर रही थी। वो कह रही थी, अरे बेबी, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। मैं अपने बॉयफ्रेंड अर्जुन के साथ नकली मैरिज सर्टिफिकेट बनवा लूंगी। ये सुनते ही मेरे पांव जम गए। जी हां, मैं ही अर्जुन हूं। दिव्या जिससे बात कर रही थी, वो उसका सीक्रेट बॉयफ्रेंड ईशान था। दिव्या फोन पर आगे बोली, ईशान, तुम तो जानते ही हो ना कि मैंने आज तक अर्जुन को कभी अपने करीब नहीं आने दिया। मैंने उसे कभी मुझे छूने तक नहीं दिया और नहीं कभी किस करने दिया। मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी हूं। उसकी एक एक बात मेरे दिल में तीर की तरह चुभ रही थी। जिस इंसान से मैं सच्चा प्यार करता था, वो मेरे ही पीठ पीछे मुझे धोखा देकर इतना बड़ा खेल खेल रही थी। वॉशरूम के दरवाजे पर खड़ा मैं चुपचाप उसकी बातें सुनता रहा और मेरा दिमाग पूरी तरह सुन्न हो चुका था। दिव्या फोन पर हंसते हुए आगे बोली, अरे ईशान, बस 7 दिन की तो बात है। अर्जुन से शादी के बाद सुहागरात पर कोई न कोई बहाना बना दूंगी और चुपके से तुम्हारे पास भाग आऊंगी। शादी का सर्टिफिकेट तो वैसे भी नकली ही बनवाऊंगी। और हां, मुझे बच्चा भी सिर्फ तुम्हारे साथ ही चाहिए। उसकी ये बातें सुनकर मेरा तो ऐसा पोपट हुआ कि क्या बताऊं। मुझे तुरंत कॉलेज के दिन याद आ गए, जब मैडम बड़ी मासूम और क्यूट सी शक्ल बनाकर कहती थी, अर्जुन, मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगी। तुम ही मेरी जिंदगी हो। तुम्हारे बिना तो मुझे सांस भी नहीं आती। उस वक्त उनकी उस भोली सी सूरत पर पिघलकर मेरा दिल ऐसा पिघला कि मैंने अपनी जिंदगी के पूरे 4 साल स्वाहा कर दिए। और आज वही मासूम दिव्या मेरे ही घर में खड़े होकर मुझे 420 का चूना लगा रही थी। जो बंदी मेरे बिना सांस नहीं ले पा रही थी, वो अब किसी और के साथ फैमिली प्लानिंग के सपने सजा रही थी। वॉशरूम के बाहर खड़ा मैं सोच रहा था कि भगवान ने मुझे बॉयफ्रेंड बनाया था या बेवकूफ। फिर मैं चुपचाप वॉशरूम के अंदर गया और पूरे 1 घंटे तक ठंडे पानी से नहाता रहा, ताकि मेरा गर्म हुआ दिमाग थोड़ा ठंडा हो सके। नहाकर बाहर आया, सीधे अपने कमरे में गया, बेड पर लेटा और एक सिगरेट सुलगा ली। सिगरेट का धुआं उड़ाते हुए मन ही मन बोला, चलो अच्छा हुआ, ऊपर वाले ने सही टाइम पर पर्दा उठा दिया। अब दिव्या से सीधे भिड़ने का कोई फायदा नहीं था। मैडम अगर मेरे साथ गेम खेलना चाहती थी, तो मैंने भी सोच लिया कि जब तक इसको पूरा बर्बाद नहीं कर दूंगा, तब तक इस खेल में इसका पूरा साथ दूंगा। उधर फोन कटने के बाद दिव्या डाइनिंग टेबल पर पहुंची, लेकिन रोज की तरह वहां नाश्ता गायब था। मैडम का पारा चढ़ गया। वो तमतमाती हुई मेरे कमरे के दरवाजे पर आई और दरवाजा खटखटाया। मैंने शांति से दरवाजा खोला तो वो चिल्लाई, मेरा ब्रेकफास्ट कहाँ है? मैंने एकदम कूल होकर कहा, क्यों भाई, क्या मैं तुम्हारा नौकर हूं? ये सुनते ही उसके होश उड़ गए। 4 साल में पहली बार उसने मेरी जुबान से ऐसा करारा जवाब सुना था। थोड़ा संभल कर बोली, पर तुमने तो वादा किया था ना कि हमेशा मेरा ध्यान रखोगे। मैं जोर से हंसा और बोला, अरे वाह, और तुम्हारे वादों का क्या मैडम? 4 साल से मेरी गर्लफ्रेंड हो, पर आज तक एक किस तक तो करने नहीं दी। जरा बताओ, किस एंगल से साबित करोगी कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो? उसका चेहरा एकदम पीला पड़ गया, जैसे किसी ने उसकी चोरी रंगे हाथों पकड़ ली हो। कुछ सेकंड तो उससे कुछ बोलते ही नहीं बना। फिर खुद को संभालने की नाकाम कोशिश करते हुए अकड़ कर बोली, भूल गए? तुम्हारे पर्सनल खर्चों के लिए हर महीने तुम्हें 50,000 रुपए देती हूं। मैं जोर से हंस पड़ा और बोला, मैडम, थोड़ा दिमाग का ढक्कन खोलो। मैं तुम्हारी कंपनी में पर्सनल सेक्रेटरी हूं। वो कोई मुफ्त की खैरात नहीं, मेरी खून पसीने की सैलरी है। क्लाइंट से लाखों करोड़ों के कॉन्ट्रैक्ट्स में लाकर देता हूं, तब जाकर वो पैसे मिलते हैं। अब उसके पास कोई जवाब नहीं बचा था। बेचारी का सारा ओवर कॉन्फिडेंस धरा का धरा रह गया। थोड़ी देर सन्न रहने के बाद वो बोली, अर्जुन, तुम्हें आज हो क्या गया है?
तुम तो कभी ऐसा बरहेव नहीं करते थे। देखो, अगर तुम ऐसे बच्चों जैसी हरकतें करोगे तो मैं तुमसे शादी बिल्कुल नहीं करूंगी। इतना बोलकर उसने गुस्से में धड़ाम से दरवाजा बंद किया और पैर पटकते हुए बाहर निकल गई। वॉशरूम से निकला धुआं अब उसके दिमाग में उठ रहा था और बेड पर लेटा मैं मन ही मन सोच रहा था, मैडम, शादी का नाटक तो अभी शुरू हुआ है, पिक्चर तो अभी बाकी है। पार्ट 2। मैंने तुरंत अपने सीक्रेट सेक्रेटरी को फोन घुमाया, उसे पूरी बात बताई और कहा, मुझे ईशान नाम के इस बंदे की पूरी कुंडली अगले कुछ घंटों में चाहिए। इतना कहकर मैंने फोन काट दिया और एक गहरी मुस्कान चेहरे पर आ गई। दिव्या बेचारी इस गलतफहमी में जी रही थी कि मैं सिर्फ उसका मामूली पिए हूं। उसे अंदाजा भी नहीं था कि मैं भारत नोवा प्राइवेट लिमिटेड का असली सीईओ हूं, जो इस देश की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी है। मैंने ठान लिया था कि शादी के दिन तक इसका ये नाटक देखूंगा और तब तक धीरे धीरे इसका साम्राज्य जमीन में मिला दूंगा। फिर मैं किचन में गया, फ्रीजर से नूडल्स, अंडे और चिकन निकाला और मस्त नाश्ता पकाने लगा। टेबल पर गरम गरम नूडल्स और चिकन सजाकर मैंने शांति से पेट पूजा की। नाश्ता खत्म करने के बाद मैंने अपने पुराने बेस्ट फ्रेंड रोहन को कॉल मिलाया और बोला, भाई, आज शाम को थोड़ी ड्रिंक्स हो जाए। रोहन तो सन्न रह गया। अबे अर्जुन, तूने मुझे फोन किया? मुझे सच में बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। दिव्या के प्यार में पागल होकर मैंने अपने दोस्तों, मम्मी पापा और बहन तक का नंबर ब्लॉक कर दिया था। रोहन ने बिना कोई शिकायत किए तुरंत कहा, चल कोई बात नहीं भाई, शाम को सेंट्रल बार में मिलते हैं। मैं अपनी गाड़ी निकालकर सीधे सेंट्रल बार के लिए निकल गया। वहां पहुंचा तो देखा रोहन दरवाजे पर ही मेरा इंतजार कर रहा था। मुझे देखते ही उसने गले लगा लिया और हंसते हुए पूछा, क्या भाई, आज फिर भाभी से झगड़ा करके आया है क्या? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है। मैं उसे बार के अंदर ले गया। हम एक टेबल पर बैठे और मैंने ब्रांडेड रेड वाइन और काफी सारा लग्जरी खाना ऑर्डर कर दिया। रोहन ने ग्लास हाथ में लेते हुए कहा, अब सच सच बता, बात क्या है? मैंने उसे सुबह से लेकर अब तक का पूरा किस्सा सुना दिया। मेरी बात सुनते ही उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। उसने गुस्से में रेड वाइन की बोतल फर्श पर दे मारी, जो छन से टूट गई। वो गर्जा, उसकी इतनी हिम्मत! उसने तेरे साथ चीटिंग की? मैंने उसे शांत कराते हुए कहा, भाई रिलैक्स, इतनी आसानी से तो उसे छोड़ूंगा नहीं। उस रात मैंने थोड़ी ज्यादा ही पी ली। दिमाग का तनाव इतना था कि नशा चढ़ता चला गया। रोहन ने मुझे किसी तरह घर पहुंचाया, पर मुझे खुद नहीं पता कि मैं कब घर आया और कब बेड पर गिरकर सो गया। उधर दूसरी तरफ ऑफिस में दिव्या अपने लंच का इंतजार कर रही थी। रोज की तरह मैं ही उसके लिए खाना लेकर जाता था, लेकिन आज न तो मैंने उसे कोई फोन किया और न ही लंच भेजा। उसने मुझे कई बार कॉल मिलाया, पर मैं तो वाइन के नशे में गहरी नींद सो रहा था। जब मैंने फोन नहीं उठाया तो दिव्या के पेट में चूहे कूदने लगे और उसे थोड़ा डर भी लगने लगा। वो तुरंत अपनी सीट से उठी, ऑफिस से बाहर निकली, अपनी कार में बैठी और सीधे घर की तरफ भागी। घर पहुंचकर वो सीधे मेरे कमरे में आई। उसने देखा कि मैं बेड पर बेसुध पड़ा सो रहा हूं। जैसे ही वो मेरे पास आई, उसे मुझसे वाइन की तेज बदबू आई। दिव्या को शराब से सख्त नफरत थी और मैंने आज तक उसके सामने कभी ड्रिंक नहीं की थी। आज मुझे इस हालत में देखकर उसके तन बदन में आग लग गई, लेकिन उसने मुझे जगाना सही नहीं समझा। गुस्से से उसका चेहरा लाल हो चुका था। वो पैर पटकती हुई कमरे से बाहर निकल गई और मन ही मन उबलने लगी कि आखिर अर्जुन को अचानक हो क्या गया है। धीरे धीरे मेरी आंखें खुली और चेहरे पर एक शातिर मुस्कान आ गई। तभी मेरा फोन वाइब्रेट हुआ। मेरे सेक्रेटरी का कॉल था। उसने बताया, सर, ईशान यूएसए के एक कॉलेज में पढ़ता है और उसका परिवार काफी रईस है। दिव्या उससे अब तक 7 बार मिल चुकी है। इतना ही नहीं, पिछले महीने दिव्या ने उसकी कंपनी को सपोर्ट करने के लिए पूरे 8 मिलियन रुपए यानी 80 लाख रुपए ट्रांसफर किए थे।
ये सुनते ही मेरा दिमाग ठनक गया। मैंने गहरी सांस ली और फोन काट दिया। मन ही मन हंसते हुए सोचा, वाह दिव्या वाह, मैं दिन रात खून पसीना बहाकर तेरी कंपनी को खड़ा कर रहा हूं और तू मेरे ही पैसों से अपने आशिक की कंपनी चमका रही है। अब मुझे समझ आया कि मैडम बार बार बिजनेस ट्रिप का बहाना बनाकर यूएसए क्यों भागती थी। सब ईशान से रासलीला रचाने का नाटक था। मैंने अपने मन को बिल्कुल सख्त कर लिया। दिव्या को लगा था कि वो मुझे उल्लू बना रही है, लेकिन अब इस खेल की डोर मेरे हाथ में थी। मैंने ठान लिया, खेल तो मैं तेरे साथ शादी के दिन तक खेलूंगा मैडम, और शादी के मंडप में जो तुझे गिफ्ट मिलेगा ना, वो तू जिंदगी भर याद रखेगी। पार्ट 3। अगली सुबह जब मेरी आंखें खुली तो देखा दिव्या तैयार हो रही थी। मुझे जागता देख वो मेरे पास आई और बड़े प्यार से बोली, बेबी, मुझे यूएसए के लिए बिजनेस ट्रिप पर जाना पड़ रहा है। तुम्हें तो पता ही है न कि ये क्लाइंट कितना जरूरी है। इतना कहकर उसने मेरे हाथ में 10,000 रुपए थमाए और बोली, ये तुम्हारे 2 दिन के खर्च के लिए काफी है। मैंने मन ही मन हंसते हुए सोचा, वाह, ईशान को 80 लाख और मुझे 10,000। पर मेरे दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। रंगे हाथों पकड़ने का इससे बेहतरीन मौका और क्या हो सकता था। मैंने अपने चेहरे पर झूठी फिक्र लाते हुए कहा, अरे, पर इतनी जल्दी? वो मुस्कुराई और बोली, बस वापस आते ही हम शादी कर लेंगे। फिर वो मुझे हग करने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन मैंने तुरंत उसे पीछे धकेल दिया। उसने हैरानी से मुझे घूरा तो मैंने बड़े प्यार से बाजी पलटते हुए कहा, अरे बेबी, अब जब तुमने 4 साल से कहा कि सब शादी के बाद होगा, तो बस 5 दिन की तो बात है, शादी के बाद ही सब करेंगे ना। ये सुनते ही उसकी जान में जान आई और वो निश्चिंत होकर मुस्कुरा दी कि अर्जुन अभी भी वही पुराना उल्लू बना हुआ है। जैसे ही वो एयरपोर्ट के लिए निकली, मैंने तुरंत अपने सेक्रेटरी को फोन घुमाया और कहा, उस पर पल पल नजर रखो और मुझे सारी रिपोर्ट दो। फोन रखते ही मैं जोर से हंस पड़ा। 5 दिन का वक्त, दिव्या की लंका ढाने के लिए इतना समय तो बहुत ज्यादा था। मैडम सोच रही थी कि वो यूएसए में अपने आशिक के साथ ऐश करेंगी, और यहां मैं उनकी पैरों तले जमीन खिसकाने का प्लान बना चुका था। मेरी कंपनी के जरिए दिव्या की कंपनी चल रही थी और उसके बोर्ड मेंबर्स को तो सिर्फ अपने मुनाफे से मतलब था। मैंने ठान लिया कि इन 5 दिनों में दिव्या की कंपनी के सारे बोर्ड मेंबर्स को उसकी असली करतूत दिखाऊंगा। जब वो 8 मिलियन 80 लाख रुपए के सीक्रेट ट्रांजैक्शन के सबूत उन खूसट बोर्ड मेंबर्स के सामने रखूंगा, तो वो दिव्या को कच्चा चबा जाएंगे। जो पैसे कंपनी की ग्रोथ के लिए थे, उन्हें उसने अपने बॉयफ्रेंड पर लुटा दिया था। अब बोर्ड मेंबर्स का गुस्सा और मेरा मास्टर प्लान मिलकर दिव्या को ऐसा झटका देने वाले थे कि उसकी कंपनी तो जाएगी ही, साथ ही उसकी मालकिन बनने की अकड़ भी चकनाचूर हो जाएगी। मैं सीधे ऑफिस पहुंचा और तुरंत कंपनी के सारे बोर्ड मेंबर्स की इमरजेंसी मीटिंग बुला ली। जैसे ही सब आ गए, मैंने मुस्कुराते हुए कहा, हाय एवरीवन, आज मैं आप सबको एक बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाला हूं। मेरी बात सुनकर सब एक्साइटेड हो गए कि शायद कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है, लेकिन अगले ही पल मैंने टेबल पर फाइलों का पुलिंदा पटक दिया। मैंने कड़क आवाज में कहा, जरा गौर से देखिए, ये हमारी कंपनी के इमरजेंसी फंड से उड़ाए गए पूरे 8 मिलियन रुपए के ट्रांजैक्शन डिटेल्स हैं। मैडम जब भी बिजनेस ट्रिप के नाम पर यूएसए जाती थी, तो हमें कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलता था। उल्टा हमारे पैसों से अपने सीक्रेट बॉयफ्रेंड ईशान के लिए लग्जरी गाड़ियां, महंगे कपड़े और यहां तक कि एक विला खरीदा जा रहा था। जैसे जैसे मेंबर्स ने वो सबूत, बैंक स्टेटमेंट्स और ईशान के नाम की प्रॉपर्टी के पेपर्स पढ़े, उनके चेहरे की हवाइयां उड़ गई। जो लोग अभी हंस रहे थे, वो एकदम सन्न रह गए। पूरा मीटिंग रूम एकदम शांत हो गया और सब गुस्से से तिलमिला उठे। बोर्ड मेंबर्स के गुस्से से लाल चेहरे देखकर मैंने बहती गंगा में हाथ धोया और कहा, दोस्तों, अब हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। हमें कंपनी के सारे शेयर्स अपनी प्रतिस्पर्धी कंपनी कपूर ग्रुप को बेच देने चाहिए।
लेकिन शर्त यह है कि शादी के दिन तक दिव्या को इस बात की भनक भी नहीं लगनी चाहिए। मंडप में मैं उसे 2 बहुत खास सरप्राइज दूंगा। बोर्ड मेंबर्स को अपना पैसा डूबता दिख रहा था, इसलिए वे भारी मन से इस प्लान के लिए मान गए। रात को जब मैं घर लौटा तो मैंने सीधे कपूर ग्रुप की सीईओ शीतल को फोन मिलाया। शीतल देश के चौथे सबसे अमीर खानदान की वारिस थी, और सबसे दिलचस्प बात यह थी कि वह मेरी मंगेतर फियांसे थी। कॉल की घंटी बजते ही मुझे अपने कॉलेज के दिन याद आ गए। शीतल हमेशा से मुझसे सच्चा प्यार करती थी, लेकिन उस वक्त दिव्या के प्यार में अंधा होकर मैंने शीतल का दिल तोड़ा था और उसके रिश्ते को ठुकरा दिया था। आज जब अपनी गलती का एहसास हुआ तो मुझे खुद पर बहुत पछतावा हो रहा था। फोन उठते ही मैंने गहरी सांस ली। मैंने हिचकिचाते हुए कहा, हेलो शीतल। दूसरी तरफ से शीतल की आवाज में अचानक से जबरदस्त एक्साइटमेंट भर गई। वो चहकते हुए बोली, अरे अर्जुन, तुमने कॉल किया? मुझे तो लगा था कि अब पूरी जिंदगी तुमसे बात ही नहीं होगी। खैर, ये बताओ क्या माजरा है? अगर अपनी उस महारानी गर्लफ्रेंड को जलाने के लिए मेरा इस्तेमाल करना चाहते हो तो बताओ, मैं 1 सेकंड में तैयार हूं। उसका बेबाक अंदाज सुनकर मेरे चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। मैंने बात संभालते हुए कहा, क्या तुम आज रात मेरे घर आ सकती हो? मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है, सब सामने ही बताऊंगा। ये सुनते ही शीतल का तो दिमाग ही घूम गया। वो हक्की बक्की होकर बोली, क्या? तुम्हारे घर? अबे पागल हो गया है क्या? तुम्हारी वो चमचा ब्रांड गर्लफ्रेंड कहाँ है? मुझे मरवाएगा क्या? मैंने गहरी सांस ली और हंसते हुए कहा, अरे बाबा, तुम आओ तो सही, सब्र रखो, यहां कोई नहीं है। पहले घर पहुंचो, फिर तुम्हें पूरी राम कहानी सुनाता हूं। पार्ट 4। रात को शीतल मेरे घर पहुंची। उस वक्त मैं किचन में उसका फेवरेट डिनर बना रहा था। मैंने उसे आवाज देकर किचन में बुलाया और कहा, आ जाओ मैडम, थोड़ा हाथ बंटाओ डिनर बनाने में। जैसे ही शीतल किचन में आई, मैंने देखा कि उसकी आंखों में हल्के से आंसू थे। वो भारी आवाज में बोली, काश ये पल हमेशा के लिए ऐसा ही होता। फिर उसने तुरंत अपने आंसू पोंछे और चेहरे पर मुस्कान लाकर मेरे साथ काम में जुट गई। वो पेकिंग डक की तैयारी करने लगी। डक को धोकर सुखाना, उस पर शहद, सोया सॉस और सिरके का बढ़िया कोट लगाना, और फिर उसे एकदम क्रिस्पी और शाइनी रोस्ट करना। हम दोनों मिलकर शेफ बने हुए थे और किचन में पुरानी यादें ताजा हो रही थी। मैंने उसे खाना बनाते देखा, फिर धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, वैसे शीतल, मैं अपनी शादी में तुम्हें एक बहुत बड़ा गिफ्ट देने वाला हूं। बस शर्त यह है कि तुम्हें मेरी शादी में आना पड़ेगा। मेरी बात सुनकर वो थोड़ी हैरान हुई, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। जब सारा खाना तैयार हो गया तो हमने मिलकर पेकिंग डक, पतली पैनकेक्स, ककड़ी और होइसन सॉस के साथ पूरी टेबल सजा दी। आगे क्या हुआ, अब आप बताइए। हम दोनों ने खाना खाना शुरू किया। अचानक शीतल ने मेरी तरफ देखा और पूछा, अर्जुन, तुम इतने उदास क्यों हो? सच सच बताओ, हुआ क्या है? मैंने एक गहरी सांस ली और उसे दिव्या के धोखे, ईशान के चक्कर और नकली मैरिज सर्टिफिकेट की पूरी कहानी सुना दी। मुझे लगा वो खुश होगी, लेकिन शीतल के चेहरे पर उदासी छा गई। वो मुझे बहुत अच्छी तरह जानती थी। उसे लगा कि मैं दिव्या के प्यार में इस कदर अंधा हूं कि आखिर में उसे माफी कर दूंगा। शीतल की आंखों में नमी आ गई। वो बोली, तो तुम मुझे अपनी और दिव्या की शादी में बुलाकर सजा देना चाहते हो? सॉरी अर्जुन, मैं तुम्हारा तमाशा देखने नहीं आ सकती। ये सुनकर मैं तुरंत अपने घुटनों पर बैठ गया। मैंने उसका हाथ पकड़ा और कहा, शीतल प्लीज, मैंने आज तक तुमसे कुछ नहीं मांगा, बस इस एक बार मेरी बात मान लो। शीतल ने भारी दिल से कहा, ठीक है अर्जुन, अगर तुम मुझे एक बार फिर जलील करना चाहते हो तो मैं तुम्हारी खुशी के लिए यह भी बर्दाश्त कर लूंगी। उसकी बात सुनते ही मैंने उसे कसकर गले लगा लिया। शीतल एकदम सुन पड़ गई।
इतने सालों बाद मेरे इस अचानक हग से उसका दिमाग पूरी तरह ब्लैंक हो गया और वो हिल भी नहीं सकी। कुछ पलों के लंबे हग के बाद वो अचानक जागी। उसने मुझे पीछे धकेला और बिना कुछ बोले भागकर अपनी कार में बैठ गई और तेजी से गाड़ी चलाकर निकल गई। मैं दरवाजे पर खड़ा मुस्कुराया और मन ही मन बोला, पगली, 5 दिन बाद शादी तो होगी, पर दिव्या से नहीं, सिर्फ तुमसे। फिर मैंने अपना डिनर खत्म किया, एक लंबा शॉवर लिया और सुकून से अपने बेड पर सो गया। अगली सुबह मेरे फोन की घंटी बजी तो मेरी आंखें खुली। मेरे सेक्रेटरी का कॉल था। उसने मुझे रिपोर्ट दी, सर, दिव्या और ईशान पिछले 2 दिनों से एक साथ एक रिसोर्ट होटल में रुके हुए हैं। मैंने उन दोनों की कुछ रोमांटिक तस्वीरें और वीडियो भी रिकॉर्ड कर लिए हैं। ये सुनकर मैं एकदम रिलैक्स हो गया और चेहरे पर एक शातिर मुस्कान तैर गई। मैंने सोचा, अब शादी के दिन तक दिव्या के मां बाप के सामने एकदम मासूम और आज्ञाकारी दामाद बनने का नाटक करता हूं, ताकि जब धमाका हो तो पूरा परिवार एक साथ जमीन पर आ गिरे। मैं बाजार गया, दिव्या के पेरेंट्स के लिए कुछ बेहद महंगे गिफ्ट्स खरीदे और सीधे उनके घर पहुंच गया। जब मैं पहुंचा तो दिव्या के मम्मी पापा लिविंग रूम के सोफे पर बैठे थे। मैंने बड़े प्यार से कहा, नमस्ते मम्मी जी, नमस्ते पापा जी। मुझे इतने सारे महंगे गिफ्ट्स के साथ देखकर वे तो बेहद एक्साइटेड हो गए। आंटी जी ने मुझे गले से लगा लिया और अंकल भी बहुत खुश दिख रहे थे। मैंने मक्खन लगाते हुए आंटी से कहा, आंटी जी, आप तो आज भी एकदम हीरोइन लगती है। फिर मैंने बड़े मासूम बनते हुए पूछा, वैसे दिव्या कहाँ है? ये सुनते ही दोनों एक दूसरे का मुंह ताकने लगे और फिर जबरदस्ती मुस्कुराते हुए बोले, वो अपनी एक सहेली के साथ ट्रिप पर गई है। इससे पहले कि मैं कुछ और बोलता, उन्होंने बात काटते हुए पूछा, अरे छोड़ो उसे, ये बताओ शादी की तैयारियां कैसी चल रही है? मैंने मुस्कुराकर कहा, पापा जी, अपनी तरफ से बेस्ट तैयारियां कर रहा हूं, कोई कमी नहीं रहने दूंगा। दोपहर का खाना उनके साथ खाने के बाद मैं घर वापस आ गया। घर पहुंचते ही मैंने शीतल को कॉल करके घर बुलाया। थोड़ी देर बाद शीतल ने अपनी चमचमाती लग्जरी कार बेसमेंट में पार्क की, लिफ्ट में बैठी और 28वें फ्लोर का बटन दबाया। जैसे ही उसने मेरे दरवाजे पर नॉक किया, मैंने मुस्कुराते हुए दरवाजा खोल दिया। मैंने शीतल को जूस का एक ग्लास थमाया और फिर शेयर ट्रांसफर के सारे डॉक्यूमेंट्स उसके सामने रख दिए। मैंने कहा, शीतल, मैं अपनी कंपनी के सारे शेयर्स बेचना चाहता हूं और हमारी कंपनी के बाकी बोर्ड मेंबर्स भी अपने शेयर्स बेचने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। यह सुनते ही पहले तो शीतल को बहुत बड़ा झटका लगा, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। वो शातिर अंदाज में हंसते हुए बोली, अरे वाह, अपनी सबसे बड़ी कंपटीटर की कंपनी को पूरी तरह तबाह करने का इससे सुनहरा मौका तो मुझे दोबारा कभी नहीं मिल सकता। शीतल मन ही मन सोचने लगी कि जब दिव्या को पता चलेगा कि उसकी खुद की कंपनी के 55% शेयर्स अब शीतल के पास है, तो मैडम का चेहरा देखने लायक होगा। उसने मेरी तरफ देखा और पूछा, अर्जुन, क्या तुम सच में इस बात को लेकर श्योर हो? मैंने बिना झिझके कहा, मैं 100% श्योर हूं। शीतल ने तुरंत पेपर्स पर साइन करने की अपनी सहमति दे दी। सारा खेल अब सेट हो चुका था और कल मेरी शादी का दिन था। अगली सुबह मैं उठा और मस्त चिकन नूडल्स बनाकर नाश्ता किया। फिर तैयार होकर अपनी कार निकाली और सीधे वेडिंग हॉल पहुंच गया। दिव्या अभी तक यूएसए से वापस नहीं आई थी और यह देखकर मन ही मन मुझे बहुत खुशी हो रही थी। जब मैंने वेडिंग हॉल में एंट्री ली तो देखा कि शहर के कई रईस और बड़े बड़े बिजनेसमैन वहां चुके थे। माहौल एकदम लग्जरी था। मैं सीधे स्टेज पर गया और अपने जेब से फोन निकालकर दिव्या को कॉल मिलाया। कॉल कनेक्ट होते ही मैंने थोड़ा जोर से कहा, हेलो दिव्या, तुम्हें याद है ना कि आज हमारी शादी का दिन है? तुम कहाँ हो? लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। मैंने चालाकी से अपने फोन को स्टेज के माइक के पास लगा दिया ताकि हॉल में बैठा हर एक इंसान उसकी आवाज सुन सके। दूसरी तरफ से दिव्या की खीस भरी आवाज गूंजी, अरे अर्जुन, तुम्हें समझ नहीं आता क्या?
मेरी क्लाइंट के साथ बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है। प्लीज, क्या तुम शादी को पोस्टपोन नहीं कर सकते? हम कल शादी कर लेंगे। जैसे ही उसकी ये बात लाउडस्पीकर पर पूरे हॉल में गूंजी, वहां सन्नाटा छा गया। लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे और हॉल में खुसर फुसर और कानाफूसी शुरू हो गई। दिव्या के मम्मी पापा का चेहरा शर्म से लाल पड़ चुका था। पार्ट 6। दिव्या बिस्तर पर ईशान के साथ बैठी ही थी कि उसके फोन की घंटी बजी। उसकी दोस्त का कॉल था। जैसे ही उसकी दोस्त ने भारत में हुए पूरे ड्रामे की एक एक बात बताई, शादी के मंडप में बड़ी स्क्रीन पर उनके सारे राज खुलने से लेकर अर्जुन और शीतल की शादी और कंपनी के शेयर्स बिकने तक, दिव्या के हाथों से फोन छूटकर नीचे गिर गया। उसका दिमाग पूरी तरह सन्न हो गया। उसके पैर कांपने लगे और आंखों के आगे अंधेरा छा गया। जिस अर्जुन को वो बेहद सीधा और सीधा साधा समझ रही थी, उसने उसके पूरे वजूद को पलक झपकते ही तबाह कर दिया था। अचानक वो सदमे से जागी। चेहरे पर खौफ साफ दिखाई दे रहा था। वो बदहवास होकर अपने कपड़े बैग में ठूंसने लगी। उसकी हालत देखकर ईशान घबरा गया। जैसे ही वो दरवाजे से बाहर निकलने लगी, ईशान ने लपककर उसकी कलाई पकड़ ली और रोते हुए बोला, बेबी, तुम कहाँ जा रही हो? प्लीज मुझे ऐसे अकेला छोड़कर मत जाओ। दिव्या के पास अब न तो ईशान को कुछ समझाने की हिम्मत बची थी और न ही वक्त था। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था कि उसने क्या खो दिया है। गुस्से और बौखलाहट में उसने बिना कुछ सोचे समझे ईशान को एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। ईशान अपना गाल पकड़कर हैरान परेशान वही खड़ा रह गया। दिव्या ने एक पल भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपना बैग खींचा और पागलों की तरह सीधे भारत के लिए एयरपोर्ट की तरफ भाग खड़ी हुई। उसे अब सिर्फ एक ही बात का डर सता रहा था कि भारत पहुंचकर वो इस तबाही का सामना कैसे करेगी। आगे की कहानी जारी रखें। जब दिव्या भारत पहुंचकर आपके और शीतल के सामने आएगी तो क्या होगा? जैसे ही दिव्या प्राइवेट जेट से नीचे उतरी, उसने तुरंत एक कैब बुक की और सीधे अपनी कंपनी पहुंची। लेकिन जैसे ही उसकी नजर कंपनी की बिल्डिंग पर पड़ी, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। कंपनी के नाम की जगह अब बड़े बड़े अक्षरों में कपूर ग्रुप लिखा हुआ था। ये देखते ही वो गेट पर ही घुटनों के बल बैठकर रोने लगी। वो बदहवास होकर अंदर भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड्स ने उसे तुरंत रोक दिया। दिव्या चिल्लाई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की? अभी भी इस कंपनी के 13% शेयर्स मेरे पास है। मैं यहां की एम्प्लॉय हूं। अंदर लगे सीसीटीवी में ये सब देखकर मैंने बॉडीगार्ड्स को फोन किया और उसे अंदर आने देने का ऑर्डर दिया। दिव्या तेजी से लिफ्ट की तरफ भागी और सीधे 14वें फ्लोर पर पहुंची। जैसे ही उसने ऑफिस के केबिन का दरवाजा खोला, सामने का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। शीतल और मैं एक दूसरे की बाहों में थे और हम किस कर रहे थे। दिव्या दरवाजे पर ही सन्न खड़ी रह गई। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। आगे क्या हुआ? जब दिव्या ने आप दोनों को एक साथ देखा तो उसने क्या कहा? दिव्या का दिमाग पूरी तरह घूम चुका था। गुस्से में अंधी होकर वो तेजी से शीतल की तरफ झपटी और हाथ उठाकर उसे थप्पड़ मारने ही वाली थी। लेकिन इससे पहले कि उसका हाथ शीतल तक पहुंचता, मैंने हवा में ही उसकी कलाई कसकर दबोच ली और पूरी ताकत से एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया। पूरे केबिन में सन्नाटा छा गया। दिव्या अपना गाल पकड़े हैरान परेशान मुझे देखने लगी। मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर कड़क आवाज में कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी पर हाथ उठाने की? जैसे ही पत्नी शब्द उसके कानों में पड़ा, दिव्या के सब्र का बांध टूट गया। उसे एहसास हो गया कि जिस अर्जुन को वो अपनी उंगलियों पर नचाती थी, वो अब हमेशा के लिए किसी और का हो चुका है। उसका बचा कुचा दिमाग भी काम करना बंद कर चुका था। वो पूरी तरह आपा खो बैठी और पागलों की तरह चीखने चिल्लाने लगी, तुम ऐसा नहीं कर सकते अर्जुन, तुम सिर्फ मेरे हो। चिल्लाते हुए उसने टेबल पर रखी कांच की ट्रॉफियां, फाइलें और लैपटॉप उठाकर
जमीन पर पटकना शुरू कर दिया। वो केबिन में रखी हर चीज को तोड़ने फोड़ने लगी। पूरा ऑफिस जंग का मैदान बन चुका था। शीतल एकदम शांत खड़ी होकर उसका ये तमाशा देख रही थी, जबकि दिव्या फूट फूट कर रोते हुए चीजें तबाह कर रही थी। उसकी ये हरकत देखकर मैंने तुरंत फोन उठाकर नीचे सिक्योरिटी को कॉल मिलाया। कुछ ही सेकंड में 4-5 लंबे चौड़े सिक्योरिटी गार्ड्स केबिन के अंदर दाखिल हुए। मैंने गार्ड्स की तरफ इशारा करते हुए कहा, इसे तुरंत बाहर फेंको और दोबारा ये इस बिल्डिंग के आसपास भी नजर नहीं आनी चाहिए। गार्ड्स ने तड़प रही दिव्या को दोनों तरफ से दबोच लिया। दिव्या पागलों की तरह हाथ पैर मार रही थी, रो रही थी और मेरा नाम पुकार रही थी। अर्जुन, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे एक मौका दे दो। लेकिन सिक्योरिटी गार्ड्स उसे घसीटते हुए लिफ्ट की तरफ ले गए और पूरे ऑफिस के सामने से जलील करके बाहर फेंक दिया। जब केबिन में सन्नाटा छाया तो शीतल ने मेरी तरफ देखा और धीरे से मुस्कुरा दी। दिव्या का घमंड, उसकी चालबाजियां और उसका साम्राज्य, सब कुछ हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। आगे क्या हुआ? क्या दिव्या ने अपनी हार मान ली या उसने बदला लेने का कोई नया घटिया प्लान बनाया? पार्ट 7। शीतल और मैंने इस पूरे ड्रामे और भागदौड़ के बाद कुछ दिन सुकून से बिताने का फैसला किया। हमने एक खूबसूरत जगह के लिए अपना वेकेशन ट्रिप प्लान किया और शहर से दूर निकल गए। हमारी नई जिंदगी की शुरुआत बहुत ही शांत और हसीन पलों के साथ हो रही थी। दूसरी तरफ दिव्या की दुनिया पूरी तरह से उजड़ चुकी थी। ऑफिस से जलील होकर निकलने के बाद वो बदहवास हालत में अपने घर पहुंची। पूरे घर में सन्नाटा पसरा हुआ था, कोई भी वहां मौजूद नहीं था। घर की वीरानी देखकर उसका दिल बैठने लगा। वो तुरंत अपनी कार निकालकर सीधे अस्पताल भागी, जहां उसके पापा आईसीयू में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे थे। जैसे ही दिव्या ने आईसीयू के बाहर कदम रखा, उसकी मां की नजर उस पर पड़ी। मां का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने बिना एक शब्द कहे दिव्या के पास आकर उसके चेहरे पर लगातार 3 जोरदार थप्पड़ जड़ दिए। चटाक, चटाक, चटाक। थप्पड़ों की गूंज से अस्पताल का गलियारा थर्रा उठा। दिव्या दर्द और शर्म के मारे वही फर्श पर अपने घुटनों के बल गिर पड़ी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कांपते हाथों से अपना फोन निकाला और बार बार मेरा नंबर मिलाने लगी, लेकिन मैंने उसका कॉल पूरी तरह से इग्नोर कर दिया और रिजेक्ट कर दिया। उसकी मां गुस्से से कांपते हुए उस पर चिल्लाई, कमीनी, तूने अपनी सीईओ की कुर्सी गंवा दी, खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी और एक सड़क छाप गरीब लड़के ईशान के चक्कर में अपने बाप को मौत के मुंह में धकेल दिया। क्या तू पूरी तरह पागल हो चुकी थी? मां की डांट सुनते ही उसने कंपनी के शेयर ट्रांसफर और लीगल डॉक्यूमेंट्स की कॉपियां ध्यान से पढ़ी। पेपर्स पढ़ते ही दिव्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। अब जाकर उसके दिमाग में पूरी बात साफ हुई। अर्जुन ने सिर्फ शादी रद्द नहीं की थी, बल्कि पूरी कंपनी के मेजॉरिटी शेयर्स शीतल के हाथों बेचकर उसका पूरा साम्राज्य ही खत्म कर दिया था। उसका सब कुछ छिन चुका था। लेकिन इतने बड़े झटके के बाद भी उसके अंदर का लालच और चालाकी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। डॉक्यूमेंट्स के आखिरी पन्ने को देखते ही उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आई। उसने मन ही मन सोचा, मेरे पास अभी भी इस कंपनी के 13% शेयर्स हैं, यानी खेल अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगी। वेकेशन पर शीतल और मैं समंदर किनारे ढलते सूरज को देख रहे थे। शीतल ने अपना सिर मेरे कंधे पर रखा और मुस्कुराते हुए बोली, अर्जुन, जिंदगी कितनी सुकून भरी हो सकती है। मुझे तुमसे शादी करने के बाद समझ आया। मैंने उसका हाथ धीरे से दबाया और कहा, और ये तो बस शुरुआत है शीतल। हम दोनों अपने आने वाले कल के हसीन सपने बुन रहे थे। बेखबर की शहर में दिव्या अपनी आखिरी चाल चलने की तैयारी कर रही थी। अस्पताल से निकलते ही दिव्या का रोना बंद हो चुका था। उसकी आंखों में पछतावा नहीं, बल्कि एक जहरीला जुनून तैर रहा था। उसने मन ही मन सोचा,
अर्जुन को लगता है उसने मुझे बर्बाद कर दिया। 13% शेयर्स के साथ मैं इस कंपनी की बोर्ड मेंबर हूं। मैं हर मीटिंग में आऊंगी, हर फैसले में टांग अड़ाऊंगी और शीतल अर्जुन की नाक में दम कर दूंगी। अगले ही हफ्ते जब शीतल और मैं ट्रिप से वापस लौटे और कपूर ग्रुप की पहली ऑफिशियल बोर्ड मीटिंग बुलाई, तो कॉन्फ्रेंस रूम का दरवाजा अचानक खुला। हाई हील्स की कड़क आवाज के साथ दिव्या अंदर दाखिल हुई। उसने चेहरे पर एक झूठा आत्मविश्वास लाते हुए कहा, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मुझे उम्मीद है कि नए मालिक अपनी 13% की शेयर होल्डर का स्वागत मुस्कुराकर करेंगे। शीतल के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई, लेकिन मेरी आंखों में सिर्फ कड़ापन था। दिव्या आकर ठीक हमारे सामने वाली चेयर पर बैठ गई। वो सोच रही थी कि हमें परेशान देखकर उसका मजा आएगा, लेकिन तभी शीतल ने अपने हाथ में लीगल फाइलों का एक नया बंडल खोला। शीतल ने कड़क आवाज में कहा, मिस दिव्या, आप शायद भूल रही हैं कि आपके सीईओ रहते हुए कंपनी में करोड़ों का घोटाला हुआ था। हमारे लीगल डिपार्टमेंट ने पिछले 6 महीने का ऑडिट पूरा कर लिया है। ये सुनते ही दिव्या के चेहरे की रंगत उड़ गई। शीतल ने एक फाइल उसकी तरफ फेंकते हुए कहा, इन पेपर्स के मुताबिक आपने कंपनी के फंड से ईशान के लिए रिसोर्ट्स बुक किए, लग्जरी ट्रिप्स की और बिना बोर्ड की इजाजत के फंड्स ट्रांसफर किए। आपके पास 2 ही रास्ते हैं, या तो आप अपने बचे हुए 13% शेयर्स कंपनी को मार्केट रेट से आधे दाम पर बेचकर रिजाइन करें, या फिर हम आपको फ्रॉड और धोखाधड़ी के केस में जेल भेजें। दिव्या का झूठा घमंड एक सेकंड में चकनाचूर हो गया। उसकी उंगलियां कांपने लगी। उसने मेरी तरफ देखा, जैसे भीख मांग रही हो कि मैं उसे बचा लूं, लेकिन मैंने बिना किसी रहम के अपनी नजरें फेर ली। दिव्या का कांपता हुआ हाथ पेन की तरफ बढ़ा। उसके पास अब कोई दूसरा रास्ता ही नहीं बचा था। एक तरफ जेल जाने का खौफ था और दूसरी तरफ पूरी तरह सड़क पर आ जाने की लाचारी। उसने भारी दिल और बहती आंखों से उन पेपर्स पर साइन कर दिए। जैसे ही उसने आखिरी दस्तखत किए, शीतल ने मुस्कुराते हुए वो फाइल्स अपने पास खींच ली। शीतल ने शांत आवाज में कहा, मुबारक हो मिस दिव्या। अब आपका इस कंपनी, इसकी प्रॉपर्टी या कपूर ग्रुप से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। गार्ड्स, इन्हें तुरंत बाहर छोड़ आइए। दिव्या बिना कुछ बोले अपना सिर झुकाए कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकल गई। जिस बिल्डिंग की वो कभी क्वीन बनी फिरती थी, आज उसी बिल्डिंग के बाहर गार्ड्स ने उसे एक आम अजनबी की तरह छोड़ दिया। कुछ ही दिनों में दिव्या की बची कुची दुनिया भी बिखर गई। ईशान, जो सिर्फ उसके पैसों के पीछे था, दिव्या का बैंक अकाउंट खाली और कंगाल होते ही उसे छोड़कर रफू चक्कर हो गया। दिव्या के पापा अस्पताल से डिस्चार्ज तो हो गए, लेकिन उन्होंने दिव्या से अपने सारे रिश्ते हमेशा के लिए तोड़ लिए और उसे घर से बेदखल कर दिया। दूसरी तरफ मेरी और शीतल की जिंदगी खुशियों से भर चुकी थी। शीतल ने अपनी सूझबूझ से कंपनी को नए मुकाम पर पहुंचाया और हमने मिलकर अपनी एक नई खूबसूरत दुनिया बसा ली। महीनों बाद एक दिन जब मैं और शीतल एक शॉपिंग मॉल से बाहर निकल रहे थे, हमारी नजर रास्ते के किनारे बैठी एक खस्ताहाल लड़की पर पड़ी। उसके कपड़े फटे पुराने थे, बाल बिखरे हुए थे और वो लोगों से पैसों की भीख मांग रही थी। वो दिव्या थी। उसने जैसे ही मुझे और शीतल को एक साथ खुश और शादीशुदा देखा, उसकी आंखों से पछतावे के आंसू बहने लगे। उसने अपनी नजरें झुका ली, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मैंने शीतल का हाथ प्यार से थामा, उसे अपनी तरफ खींचा और हम दोनों मुस्कुराते हुए अपनी नई जिंदगी में आगे बढ़ गए। दिव्या का अहंकार और उसका धोखा आखिरकार उसी की तबाही का कारण बन गया। पार्ट 8। दिव्या सड़क के किनारे घुटनों के बल बैठकर रोने लगी। उसे समझ आ गया था कि उसकी चालाकी और घमंड ने उसे कहीं का नहीं छोड़ा। जिस अर्जुन को वो हमेशा बेवकूफ समझती थी, उसी अर्जुन ने बिना कोई शोर मचाए उसकी पूरी दुनिया खत्म कर दी थी। ईशान का कहीं कोई अतापता नहीं था। जैसे ही दिव्या के पास पैसे खत्म हुए, ईशान उसका सारा बचा कुचा गहना और कैश लेकर
रफू चक्कर हो गया। उधर अस्पताल से घर लौटने के बाद उसके पापा ने भी कड़ा फैसला लिया। उन्होंने साफ कह दिया कि ऐसी मतलबी और धोखेबाज बेटी के लिए उनके घर में कोई जगह नहीं है। दिव्या अब पूरी तरह अकेली और बेघर हो चुकी थी। दूसरी तरफ मेरी और शीतल की जिंदगी एक खूबसूरत सपने जैसी चल रही थी। शीतल ने कंपनी का काम इतनी समझदारी से संभाला कि कपूर ग्रुप शहर की सबसे बड़ी कंपनी बन गई। हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। कुछ महीनों बाद एक शाम मैं और शीतल डिनर के बाद वॉक पर निकले थे। शीतल ने मेरा हाथ थाम रखा था और हम पुरानी बातों पर हंस रहे थे। तभी हमारी नजर सड़क किनारे बने एक छोटे से ढाबे पर पड़ी। वहां जूठे बर्तन धो रही एक लड़की पर मेरी नजर ठिठक गई। उसके कपड़े गंदे थे, बाल बिखरे हुए थे और चेहरे पर सिर्फ थकान और दर्द था। वह दिव्या थी। जैसे ही उसकी नजर हम पर पड़ी, उसके हाथ से प्लेट छूटकर गिर गई। उसकी आंखों में पछतावा और शर्म साफ दिख रही थी। वो कुछ बोलना चाहती थी, शायद माफी मांगना चाहती थी, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई। उसने चुपचाप अपनी आंखें झुका ली। मैंने शीतल की तरफ देखा। शीतल ने मेरी तरफ देखकर हल्की सी मुस्कान दी। हमने बिना कुछ कहे एक दूसरे का हाथ और कसकर पकड़ा और आगे बढ़ गए। गलत इंसान को उसकी सजा मिल चुकी थी और सही इंसान को उसका सच्चा प्यार। समय का पहिया बहुत तेजी से घुमा और 2 साल बीत गए। मेरी और शीतल की जिंदगी खुशियों से महक रही थी। शीतल न सिर्फ एक बेहतरीन पत्नी साबित हुई, बल्कि उसने अपनी कड़ी मेहनत से कपूर ग्रुप को देश की टॉप कंपनियों में शामिल कर दिया था। और सबसे बड़ी खुशी ये थी कि हमारी गोद में हमारी नन्ही बेटी आ चुकी थी। हमारी छोटी सी दुनिया अब पूरी तरह मुकम्मल हो चुकी थी। एक दिन मैं ऑफिस के काम से शहर की एक पुरानी अदालत, कोर्ट, गया था। काम खत्म करके जब मैं बाहर निकल रहा था, तभी पार्किंग के पास काफी भीड़ जमा थी। पुलिस एक औरत को हथकड़ी पहनाकर गाड़ी में बिठा रही थी। मैंने जब ध्यान से देखा तो मेरे होश उड़ गए। वो दिव्या थी। उसके साथ ईशान भी हथकड़ी में जकड़ा खड़ा था। बाद में मुझे पता चला कि पैसों की तंगी और अय्याशी की लत में पड़कर दिव्या और ईशान ने मिलकर एक जाली नोट, फेक करेंसी छापने वाले गिरोह के साथ काम करना शुरू कर दिया था। वे पिछले कई महीनों से गैरकानूनी काम कर रहे थे और आखिरकार पुलिस ने उन्हें रंगे हाथों दबोच लिया था। दिव्या की नजर जब गाड़ी में बैठते वक्त मुझ पर पड़ी तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो कुछ बोलने के लिए तड़पी। उसकी आंखों से आंसू झरने लगे। उसके चेहरे पर साफ लिखा था कि काश उसने अर्जुन के सच्चे प्यार की कद्र की होती तो आज वो जेल की सलाखों के पीछे जाने के बजाय एक खुशहाल जिंदगी जी रही होती। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कर्मों का हिसाब हो चुका था। पुलिस की गाड़ी सायरन बजाते हुए दिव्या और ईशान को ले गई। मैंने अपनी गाड़ी की चाबी निकाली, एक ठंडी सांस ली और मुस्कुराते हुए अपने घर की तरफ गाड़ी मोड़ दी, जहां शीतल और मेरी बेटी मेरा इंतजार कर रही थी।